वेलकम बैक फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑफ एनएमआर के बारे में और उसके बाद में हम देखेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक्सप्लेनेशन, उसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक में हम सीखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है एनएमआर एक्टिव मॉलिक्यूल। अब एनएमआर एक्टिव मॉलिक्यूल मतलब क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं एनएमआर एक्टिव एटम। ठीक है, तो एनएमआर एक्टिव एटम मतलब उसके लिए एक ट्रिक है। उसके लिए ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक है अगर एटम का एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नंबर या अगर दोनों अगर ऑड नंबर होते हैं तो हम वैसे एटम को क्या कहते हैं, एनएमआर एक्टिव एटम। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर दोनों भी ऑड है और इसलिए ये एनएमआर एक्टिव है। अगर मैं आपको कार्बन की बात करूँ तो कार्बन में एटॉमिक नंबर है 6 और एटॉमिक मास नंबर 12 है, तो दोनों भी इवन है, इसलिए ये एनएमआर इनएक्टिव हुआ। उसके बाद में अगर हम कार्बन 13 की बात करें तो कार्बन 13 में एटॉमिक मास नंबर ऑड है, इसलिए ये एनएमआर एक्टिव है। अब यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कहा है इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन करता है, वैसे ही जो प्रोटॉन है वो भी स्पिन करता है। जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो स्पिन करता है और स्पिन करने के बाद वो अपनी जो स्पिन करता है तो उस वक्त वो अपने एक्सिस के अराउंड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे जो प्रोटॉन है ना वो इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटॉन जो है मैंने जैसे यहाँ पे प्रेजेंट किया है, ये स्पिन कर रहा है अपनी एक्सिस के अराउंड और मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड ऐसी फॉर्म हो रही है, जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इस प्रोटॉन को हम क्या कह सकते हैं, ये एक्ट लाइक और लाइक अ बार मैग्नेट। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आगे है एनएमआर। एनएमआर का मतलब क्या है, मैग्नेटिक न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, तो न्यूक्लियर का मतलब प्रोटॉन, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और रेजोनेंस का मतलब चेंज इन पोजीशन या ट्रांजिशन। ठीक है, या उसका मतलब सेम भी होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में हम देखेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या है, तो एनर्जी रिक्वायर फॉर अ ट्रांजिशन ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट, उसे हम कहते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी, तो एनर्जी यहाँ पर है लाइट एनर्जी। जब लाइट एनर्जी न्यूक्लियर के ऊपर पड़ती है तो न्यूक्लियर का ट्रांजिशन होता है। ठीक है, अब इस दोनों को मैं अगर जोड़ दूं तो इसका मतलब क्या है, जब साइंटिस्ट ने भी स्टडी की थी ना तो ऐसे ही की थी, या उन्हें पता कैसे चला, उन्हें पता चला कि जब हम प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस प्रोटॉन और जब उस वक्त उस प्रोटॉन के ऊपर हम लाइट डालते हैं, एक्सपोज करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो वो प्रोटॉन जो है वो ट्रांजिशन में जाता है, वो ट्रांजिशन करता है, वो इस प्रकार से ट्रांजिशन करता है। यही है एनएमआर, इसे ही हम एनएमआर कहते हैं। अब ये जो रेडियो वेव्स है जब इस प्रोटॉन के ऊपर डालते हैं तो ये प्रोटॉन इस प्रकार से ट्रांजिशन में चले जाता है या वो इस प्रकार से टिल्टेड हो जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब ये न्यूक्लिया जो है प्रेजेंट इन डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट। अब ये न्यूक्लिया आप ये भी समझ सकते हो, ये भी समझ सकते हो या ये भी समझ सकते हो। ये तीनों जो न्यूक्लिया है ये तीनों क्या है, प्रेजेंट इन डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट। ये न्यूक्लिया का इन्वायरमेंट अलग है, इस न्यूक्लिया का डिफरेंट अलग है और इस न्यूक्लिया का इन्वायरमेंट अलग अलग है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या है, प्रोटॉन्स, इक्विवेलेंट प्रोटॉन एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अब इक्विवेलेंट प्रोटॉन मतलब क्या, ऐसे प्रोटॉन या सेट ऑफ प्रोटॉन जिनका इन्वायरमेंट सेम है। इसमें जो है ये दोनों CH3 बॉन्ड CH3, ये जो CH3 प्रोटॉन है ये दोनों कैसे है, सेम केमिकल इन्वायरमेंट है इसका। अगर हम नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पर अगर आप इथेनॉल की बात करते हो तो इथेनॉल में ये जो 3 प्रोटॉन है, तीनों प्रोटॉन का जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो कैसा है, अलग है, तो उसे हम नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहते हैं।
और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, वो है टाइप ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्नल। जितने टाइप के या सेट के प्रोटॉन होंगे उतने सिग्नल्स हमें मिलेंगे NMR स्पेक्ट्रम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर वो कंप्यूटर के ऊपर मिलते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक प्रोटॉन, एक टाइप का प्रोटॉन है तो एक सिग्नल मिल गया। अगर यहाँ पे 3 टाइप की प्रोटॉन है तो 3 टाइप के सिग्नल हमें मिलेंगे, 3 सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट है ट्रांजिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया है, ये जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या ये नहीं पता है ना, तो आप पहले अगर पता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं पता होगा तो आप YouTube पे जाकर एक छोटा सा वीडियो है वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है, मैंने यहाँ पर 2 प्रोटॉन कंसिडर किए हैं, आप 3 भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि हम मॉलिक्यूल को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, तो वो प्रोटॉन यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो। मैंने 2 कंसिडर किए हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन ये कैसा अलाइन विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हमने जैसे कहा यहाँ पर प्रोटॉन को कंसिडर करते हैं एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्थ पोल साउथ पोल। यहाँ पे नॉर्थ है साउथ है, नॉर्थ है साउथ है। और आपको पता है अगर नॉर्थ पोल अगर सामने आते हैं, मतलब सेम पोल अगर कांटेक्ट में आते हैं मैग्नेट के, तो क्या होता है, रिपल्शन। और अगर 2 अपोजिट पोल अगर सामने आते हैं, मतलब कांटेक्ट में आते हैं, तो उनमें अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनमें अट्रैक्शन, क्योंकि नॉर्थ साउथ अपोजिट पोल है, अट्रैक्शन। और इसलिए ये जो प्रोटॉन है ये स्टेबल है। लेकिन अगर इस प्रोटॉन की बात की जाए तो इस प्रोटॉन में क्या है, ये अलाइन अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए ये क्या है, अनस्टेबल प्रोटॉन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। मतलब हमें करना क्या है, हमें स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर हमें अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाना है। तो जब इस प्रोटॉन के ऊपर आप लाइट डालोगे तो ये प्रोटॉन क्या होगा, इस प्रकार से ट्रांजिशन या इस प्रकार से वो टिल्ट होगा, ठीक है। और इस ट्रांजिशन के लिए ये स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जा रहा है, और इसलिए यहाँ पर हमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगेगी। कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी हमें ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का हमें लाइट लगेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनस्टेबल की स्टेबल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, लेस एनर्जी लगेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, यहाँ पर एक बताया है कि आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने बताया कि एनर्जी जो है वो कम लगेगी, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम, और कितनी लगेगी कि उसके लिए एक फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू H0 गामा अपॉन 2π। H0 का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, गामा का मतलब न्यूक्लियर कांस्टेंट, म्यू तो 2π इज अ कांस्टेंट एंड म्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर कहा है कि म्यू जो है मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ता है तो उसके साथ लाइट की जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वो भी बढ़ेगी। अगर आप 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी तो उस वक्त 1.4 टेस्ला इतनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर 90 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी तो 2.1, अगर 100 मेगाहर्ट्ज एनर्जी होगी तो 2.35 टेस्ला इतनी एनर्जी, इतना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमें लगेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट लास्ट है, अभी 2 कॉन्सेप्ट बाकी है। अगला कॉन्सेप्ट है डी शील्डिंग एंड शील्डिंग। तो शील्डिंग एंड डी शील्डिंग का मतलब क्या है, ठीक है। तो शील्डिंग का मतलब होता है एंड डी शील्ड, शील्ड एंड डी शील्ड, ओके। तो शील्डिंग का मतलब होता है, सपोज ये जो प्रोटॉन है ये कैसा है, शील्डेड है, और ये जो प्रोटॉन है ये डी शील्डेड है। इसका मतलब क्या, क्योंकि इस प्रोटॉन के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बैरियर बोल के एक्ट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है तो इस मैग्नेटिक फील्ड को ये बैरियर बोल के एक्ट होते हैं। इसलिए ये प्रोटॉन जो है ये लेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना होगा, इसलिए हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी भी
बढ़ानी होगी, ठीक है। और दूसरा, अगर इस प्रोटॉन की बात करते हैं तो ये प्रोटॉन जो है एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये डीशील्डेड है इसलिए एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, ओके। तो हमें यहाँ पर एनर्जी जो है या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम करनी होगी, तो हमें थोड़ी कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब इस प्रोटॉन को जो है, आप इस प्रोटॉन को ये वाला प्रोटॉन समझ लीजिए और इस प्रोटॉन को आप ये वाला प्रोटॉन समझ लीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है केमिकल शिफ्ट। अब केमिकल शिफ्ट मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन द सिग्नल्स, डिस्टेंस बिटवीन द TMS सिग्नल एंड सैंपल सिग्नल या दिस सिग्नल्स, इसे हम कहते हैं, इसको हम कहते क्या है? केमिकल शिफ्ट। वो रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा। अब उसकी केमिकल शिफ्ट को, इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास दो स्केल है, एक है डेल्टा स्केल, दूसरे टॉर्क स्केल। लेकिन हम डेल्टा स्केल को यूज करते हैं, उस स्केल की वैल्यू है 0 to 14 ppm, ओके। जो पहला सिग्नल होता है ना वो हमेशा TMS का होता है। TMS मतलब टेट्रा मिथिल सिलेट, ओके। और ये जो सिग्नल होता है, ये सिग्नल या ये जो होता है, इसे हम कहते हैं इंटरनल स्टैंडर्ड रेफरेंस। उसे हम सैंपल के साथ ही डालते हैं। सैंपल जो है वो जब हम इंस्ट्रूमेंट देखेंगे ना, इंस्ट्रूमेंटेशन, उसमें आपको पता लगेगा सैंपल के साथ ही हम इस TMS को डालते हैं। और इसकी वजह से एक रेफरेंस है, इंटरनल स्टैंडर्ड रेफरेंस, इसका हमेशा जो सिग्नल है वो 0 ppm पे ही आता है। और इसकी वजह से हम जो सिग्नल मिल रहा है उस सिग्नल के बीच में डिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं, या रेफरेंस टू सिग्नल, ऐसा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस केमिकल शिफ्ट को या इस डिस्टेंस को अगर आपको निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ TMS अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड इंस्ट्रूमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो अगर इंस्ट्रूमेंट है 60 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है, और यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे 2,2-डाइमिथॉक्सी प्रोपेन। तो 2,2-डाइमिथॉक्सी प्रोपेन का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, और इसमें जो है दो प्रोटॉन से, A प्रोटॉन B प्रोटॉन, ठीक है। तो हमें दो सिग्नल्स मिलेंगे। सपोज एक पिक या सिग्नल हमें आया 60 हर्ट्ज पे, दूसरा 170 हर्ट्ज पे। देखिए इंस्ट्रूमेंट जो वो 60 मेगाहर्ट्ज का है, ठीक है। अब आगे जाते हैं। अब अगला है, अगर आपको निकालना है ये पिक कहाँ पे, आप इस स्केल में ये पिक कहाँ पर आएगी, अगर आपको निकालना है तो इसके लिए आपको वो फॉर्मूला में वैल्यू डालनी होगी 176। और हमेशा TMS जो है उसका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो क्या होता है 0, क्योंकि वो कहाँ पर सिग्नल दे रहा है, उसकी जो वैल्यू होती है फ्रिक्वेंसी की वो 0 होती है, क्योंकि वो कुछ भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो कम्प्लीटली शील्डेड होता है। इसलिए उसके बीच में के जो प्रोटॉन होते हैं TMS के बीच में के, तो वो प्रोटॉन एब्जॉर्ब नहीं करता है। जब हम आगे इंस्ट्रूमेंटेशन में और भी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो इस की वजह से आप जब डालोगे इसमें वैल्यू तो आपको इस प्रकार से आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर आप 70 हर्ट्ज के लिए निकालना चाहते हो तो यहाँ पे 70 रख दो, तो 70 माइनस 70 अपॉन 60, तो 0 अगर कैंसिल करते तो 7 अपॉन 6, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू आएगी 1.1, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिग्नल आने वाला है, तो यहाँ पर ये सिग्नल आएगा। तो ये सिग्नल जो यहाँ पर आया है और ये सिग्नल जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, और हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और अब यहाँ पर एक ट्रिक मैंने आपको बताई है, या बताता हूँ एक ट्रिक, शायद वो ट्रिक आपको बाद में बताऊंगा। यही वो ट्रिक है जिसकी वजह से आपको किसी भी कंपाउंड की या किसी भी प्रोटॉन का सिग्नल कहाँ पर आएगा, वो 0 से 14 स्केल में, तो वो आपको पता लगता है। इससे एक आइडिया आपकी आ जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।